नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी और द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में दूसरी बार द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। पहले अफगान साम्राज्य की स्थापना हम देखते हैं कि बहलोल लोदी द्वारा की गई थी और दिल्ली में दूसरी बार अफगान साम्राज्य स्थापित हुआ। शेरशाह सूरी ने इसकी स्थापना 1540 में की। इसका दो कारणों से महत्व है कि दूसरी और अंतिम बार अफगान राजवंश दिल्ली के राज सिंहासन पर स्थापित हुआ। दूसरा, इस राजवंश ने देश की प्राचीन शासन व्यवस्था को पुनर्जीवित किया था, इसलिए इस अफगान साम्राज्य का महत्व है। शेरशाह का प्रारंभिक नाम फरीद था। इसका दादा इब्राहिम सूर था और इब्राहिम सूर पेशावर के पास रोह में घोड़े के क्रय विक्रय का कार्य करता था। बाद में इब्राहिम सूर और उसका पुत्र हसन दोनों ने हरियाणा और बखाला के जागीरदारों के यहाँ नौकरी की और पंजाब की होशियारपुर से 2 मील दक्षिण पूर्व में ये बजवाड़ा में रहने लगे। इसी जगह हसन खां सूर की एक पत्नी के गर्भ से 1472 ईस्वी में फरीद यानी शेर खां का जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद इब्राहिम सूर और हसन सूर ने जमाल खां सारंग खानी और खाने आलम उमर खां सारंग सरवानी के यहाँ नौकरी की। लेकिन सिकंदर लोदी ने जब जमाल खां की स्थानांतरण जौनपुर बिहार में कर दिया तो हसन खां भी अपने परिवार के साथ सारंग खानी के साथ बिहार आ गया और सहस्राम, ख्वासपुर और टाडा के परगनों का जागीरदार बना दिया गया। सोन नदी के किनारे सहस्राम में ही फरीद ने अपनी युवावस्था या तरुणावस्था के प्रारंभिक दिन व्यतीत किए। शेर खां के पिता हसन का सूर ने 4 विवाह किए थे। पहली पत्नी से उसे फरीद और निज़ाम नामक पुत्र थे और चौथी पत्नी से उसे सुलेमान और अहमद नामक पुत्र थे। उसके 4 अन्य लड़के भी थे। हसन का सूर की जो चौथी व सबसे छोटी पत्नी थी वो उसकी संभवतः कोई रखेल थी, लेकिन हसन पर उसका सबसे बड़ा प्रभाव था। पिता की अपेक्षा और सौतेली माँ की जलन से दुखी होकर फरीद सहस्राम को छोड़कर जौनपुर आ गया और उन दिनों जौनपुर इस्लामी संस्कृति व विद्या का केंद्र था। उसे भारत का शिराज समझा जाता था। यहाँ फरीद ने अरबी फारसी व्याकरण के साथ कई फारसी ग्रंथों का गुलिस्तां, बोस्ता, सिकंदरनामा का अध्ययन किया। जमाल खां जो उसके पिता का जो स्वामी था, उसने फरीद और उसके पिता हसन खां सूर में समझौता कराया और फरीद वापस आकर सहस्राम में अपने पिता की जागीर का प्रबंध देखने लगा। 1497 से 1518 लगभग 21 वर्षों तक उसने अपने पिता की जागीर सहस्राम, हाजीपुर, टाडा और ख्वासपुर का प्रबंध कुशलतापूर्वक किया। इसी समय उसने शासन संबंधी व लगान संबंधी शिक्षा व अनुभव प्राप्त किए, लेकिन अपनी सौतेली माँ की ईर्ष्या के कारण उसे पुनः 1518 में पिता के पास से वापस जाना पड़ा और वह सुल्तान इब्राहिम लोदी के दरबार में उपस्थित हुआ। अपने पिता की जागीर सौंपने की उसने इब्राहिम लोदी से प्रार्थना की, लेकिन इब्राहिम लोदी ने यह अस्वीकार कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश या संयोगवश कुछ दिनों बाद उसके पिता हसन का सूर की मृत्यु हो गई और इब्राहिम लोदी ने फरीद की प्रार्थना स्वीकार करके उसे अपने पिता की जागीर सहस्राम, ख्वासपुर और टाडा की जागीरें सौंप दी। अब फरीद 1520-21 में सहस्राम आ गया और अपने पिता की जागीर को संभालने लगा। उसके सौतेले भाई सुलेमान ने मोहम्मद सूर की सहायता से फरीद से जागीर का हिस्सा मांगा, पर फरीद ने हिस्सा देने से मना कर दिया।
दक्षिण बिहार के शासक बहार खां लोहानी के यहाँ फरीद ने नौकरी कर ली। बहार खां के साथ एक दिन शिकार में फरीद ने बिना अस्त्रों के शेर को मार दिया। इससे बहार खां ने प्रसन्न होकर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की और अपने छोटे पुत्र जलाल खां का संरक्षक बना दिया। बाद में शेर खां को दक्षिणी बिहार का उप सूबेदार भी बना दिया गया, लेकिन शीघ्र ही उसके भाई सुलेमान सूर और मोहम्मद सूर ने बहार खां के कान भर दिए, जिससे बहार खां ने शेर खां को अपनी जागीर के विभाजन की आज्ञा दी। इस समय हिंदुस्तान की सत्ता अफगानों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई थी। बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बहार खां ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित करके मोहम्मद शाह की उपाधि धारण कर ली। सुलेमान और मोहम्मद खां सूर जो शेर खां के भाई थे, उन्होंने शेर खां को जागीर से बेदखल करके उसकी जागीर पर अधिकार कर लिया। शेर खां पुनः बेघर हो गया और उसने कड़ा माणिकपुर के मुगल सूबेदार जुन्नैद बरलास की यहाँ नौकरी कर ली। अप्रैल 1527 में मुगल सेना में उसने उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। बाबर ने जब बिहार के अफगानों पर चढ़ाई की तो शेर खां की सेवाएं और सहायता उसके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई, क्योंकि उसका अनुभव उसके साथ था। मार्च 1528 में शेर खां को बाबर द्वारा उसकी जागीर पुनः सौंप दी गई। बाबर ने हुमायूं और अन्य सरदारों से कहा कि यह अफगान छोटी छोटी बातों से पीछे हटने वाला आदमी नहीं है, वह आगे चढ़कर बड़ा आदमी हो सकता है। शेर खां पर अच्छी तरह से ध्यान रखो, वह चतुर आदमी है और उसके मस्तक पर शाही चिन्ह दिखाई देते हैं। तो ये बाबर की सीख थी हुमायूं और अन्य मुगल सरदारों को, लेकिन उन्होंने उस सीख का पालन नहीं किया और बाद में शेर खां ने शेरशाह बनकर हुमायूं को भारत से बेदखल कर दिया। लेकिन शीघ्र ही मुगलों के व्यवहारों से क्षुब्ध होकर शेर खां ने उनकी नौकरी छोड़ दी और दक्षिणी बिहार में बहार खां लोहानी, जो मोहम्मद शाह के नाम से सुल्तान बन गया था, उसकी सेवा में चल गया। मोहम्मद खां ने उसके पुत्र जलाल खां का संरक्षक शेर खां को नियुक्त कर दिया। कुछ आधुनिक लेखकों का यह मत है कि शेर खां बाबर के विरुद्ध अफगानों को संगठित करने बिहार गया था, जो वास्तव में गलत है। 1528 में सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसका उत्तराधिकारी जलाल खां अल्पवयस्क था। इसलिए मोहम्मद शाह की विधवा पत्नी दूदू बीबी नए सुल्तान जलाल खां की संरक्षिका नियुक्त हुई और उसने शेर खां को अपना सहायक या वकील नियुक्त किया। 1529 में अफगानों के निमंत्रण पर इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी दक्षिण बिहार आ गया और जलाल खां से दक्षिण बिहार का शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया। शेर खां महमूद लोदी की अयोग्यता व अफगानों की फूट से परिचित था और उसने अभियान की तैयारी का बहाना बनाकर अपनी जागीर में चला गया। वह बाबर के विरुद्ध मोर्चे में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। शेर खां पहले तो हिचकिचाया, लेकिन महमूद लोदी के सहस्रार आने पर उसने शाही स्वागत किया और अपने सैन्य दल के साथ उसके साथ शामिल हो गया। उन्होंने गाजीपुर बनारस जीता, लेकिन मुगल फौजों के आने पर महमूद लोदी युद्ध क्षेत्र में मोर्चा लिए बिना ही भाग गया। इधर जलाल खां महमूद लोदी के आने से बंगाल चला गया था। वह वापस आया और 16 मई 1529 को बाबर से भेंट कर उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। बाबर ने उसे दक्षिणी बिहार का मुगल सूबेदार बना दिया। कुछ समय बाद दूदू बीबी का देहांत हो गया और जलाल खां अभी नाबालिग था,
तो सारी दक्षिणी बिहार की संपूर्ण शासन शक्ति शेर खां के हाथों में आ गई। बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह दक्षिणी बिहार को हड़पना चाहता था, लेकिन शेर खां ने उसके बहनोई हाजीपुर के गवर्नर मखदूम में आलम से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए और नुसरत शाह और मखदूम आलम को एक दूसरे के विरुद्ध भड़का दिया। अब नुसरत शाह ने दक्षिणी बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां ने 1529 में उसे बुरी तरह पराजित करके भगा दिया। इस विजय से शेर खां की प्रतिष्ठा एकदम बढ़ गई और दक्षिणी बिहार के लोहानी अमीर व जलाल खां को जब उससे ईर्ष्या हुई तो शेर खां को मारने का षड्यंत्र रचा गया, लेकिन वे असफल रहे। अब लोहानी अमीर व जलाल खां ने बंगाल जाकर नुसरत खां के पास शरण ली। अब शेर खां दक्षिणी बिहार का वास्तविक स्वामी हो गया, लेकिन उसने कोई राजसी उपाधि धारण नहीं की। केवल हुजरत आला की साधारण पदवी लेकर उसने राजपाट संभाला। उसने चुनारगढ़ के पूर्व गवर्नर या मुगल सूबेदार ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका से शादी करके चुनारगढ़ का दुर्ग प्राप्त कर लिया। इससे उसे दो लाभ हुए। पहला, चुनारगढ़ जैसा अभेद दुर्ग से प्राप्त हो गया। दूसरा, जमीन में छुपा हुआ एक बहुत बड़ा खजाना मिला, जिससे उसकी राजनीतिक व सैन्य व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। अब हम देखते हैं कि हुमायूं से उसका संघर्ष कैसे हुआ। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने हुमायूं के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने चौसा का युद्ध और बिलग्राम की युद्ध, दो युद्धों के बारे में पढ़ा था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ और बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1740 को हुआ। तो हम देखते हैं कि 1530 में महमूद लोदी जो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर से पराजित होने के बाद पुनः बिहार आ गया था। 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हुई और महमूद लोदी ने शेर खां को उसकी जागीर में जाकर अफगानों का साथ देने के लिए मनाया। शेर खां अनिच्छापूर्वक अफगान संगठन का सदस्य बन गया था। अफगानों ने बनारस, जौनपुर, लखनऊ पर अधिकार कर लिया। इस समय हुमायूं कालिंजर को घेरे हुए था। उसने कालिंजर के साथ जल्दी सुलह की और हुमायूं अफगानों की ओर बढ़ा। अवध के बाराबंकी जिले के नवाबगंज तहसील के ददराह दोनरुआ नामक स्थान पर अगस्त 1532 में हुमायूं ने अफगानों को बुरी तरह हराया। ददराह के युद्ध में उनका नेता महमूद लोदी उड़ीसा भाग गया और अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत करते हुए 1542 में मर गया। अब हुमायूं ने चुनारगढ़ को 1532 में पहली बार घेरा और 4 महीने ये घेरा रहा। हुमायूं ने शेर खां ने हुमायूं से समझौता कर लिया और अपने लड़के कुतुब खां को 500 सैनिकों के साथ हुमायूं की सेना में रख दिया। शेर खां ने 1533 से 1537 में बंगाल को जीत लिया और बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद को 13 लाख रुपयों का सोना शेर खां को देना पड़ा और शेर खां ने बाद में वापस बंगाल पर चढ़ाई की और उसने बहाना बनाया कि सुल्तान ने वार्षिक कर नहीं दिया। सुल्तान गयासुद्दीन महमूद को भागकर गौड़ दुर्ग में शरण लेनी पड़ी। शेर खां ने हुमायूं के आने से पहले ही अपने लड़के जलाल खां व स्वामिभक्त योग सेनापति ख्वास खां को गौड़ पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। अब हुमायूं ने चुनार को वापस घेरा क्योंकि जो लड़का कुतुब खां था वह हुमायूं की सेना से वापस आकर अपने पिता शेर खां से मिल गया था।
हुमायूं बनारस होता हुआ सोन नदी के किनारे मानेर पहुंचा और उसने इससे पहले चुनार को जीत लिया 1537-38 में। और शेर खान ने संधि वार्ता करने का बहाना बनाया। इस दौरान शेर खान ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। संधि वार्ता के प्रारंभ होने से कुछ पहले ही शेर खान ने बिहार के सोन नदी के ऊपर पहाड़ों व जंगल से ढके हुए दुर्ग रोहतासगढ़ पर अधिकार कर लिया और शेर खान ने अपने परिवार व खजाने की सुरक्षा की दृष्टि से इस पर अधिकार किया था और उसने राजधानी अपना जो खजाना था वह रोहतासगढ़ और अपने परिवार को रोहतासगढ़ में भेज दिया। बंगाल की राजधानी पर उसने अधिकार कर लिया गौड़ पर और बंगाल का जो खजाना था वह रोहतासगढ़ में भेज दिया गया। बंगाल पे हुमायूं का अधिकार हम देखते हैं कि अब हुमायूं बंगाल की ओर चला। शेर खान ने गौड़ का खजाना रोहतासगढ़ लाने का प्रबंध कर रहा था तो उसने अपने लड़के जलाल खां को संदेश भेजा कि तेलियागढ़ जाकर हुमायूं को तब तक रोका जाए जब तक खजाना रोहतासगढ़ न पहुंच जाए। तेलियागढ़ बंगाल की कुंजी समझा जाता था। जलाल खां ने वहां पहुंचकर हुमायूं को रोका जिससे 1 महीने देर हुई और गौड़ का खजाना रोहतासगढ़ पहुंचा दिया गया। बाद में शेर खान ने उसे तेलियागढ़ से वापस बुला लिया। अब हुमायूं आगे बढ़ा। अगस्त 1538 में बंगाल की राजधानी गौड़ पर उसने अधिकार कर लिया और उसका नाम जन्नताबाद रख दिया। हुमायूं यहाँ 8 महीने तक रुका रहा और भोग विलास में डूबा रहा। इन 8 महीनों ने शेर खान ने हुमायूं का आगरा वापस जाने का मार्ग तोड़ दिया, अवरुद्ध कर दिया। अफगानों के दलों ने तिरहुत, बनारस, जौनपुर, कन्नौज आदि पर अधिकार कर लिया। अब जो अफगान थे वे दिल्ली और बंगाल के बीच में अधिकांश क्षेत्रों में स्थापित हो गए थे और हुमायूं का वापस लौटने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया था। चौसा का युद्ध जैसे हम देखते हैं कि 26 जून 1539 को हुआ और इस युद्ध में शेर खां विजयी हुआ था और हुमायूं भागकर आगरा गया। इस चौसा युद्ध को जीतने से शेर खां के जीवन में एक महत्व यह है कि अब शेर खां ने दिल्ली पर अधिकार करने की सोची, या इससे पहले शेर खां की जो महत्वाकांक्षा थी केवल बिहार और बंगाल तक सीमित थी, लेकिन अब उसका उद्देश्य बदल गया था और चौसा को जीतने के बाद उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई थी। अब वह एक अधीन गवर्नर न बनकर एक बादशाह की दृष्टि से देखने लगा और उसने संपूर्ण भारत को जीतने की सोची। डॉक्टर कानूनगो की राय उचित है कि चौसा की लड़ाई से पूर्व यदि बंगाल में शेर खां से छेड़छाड़ नहीं की जाती तो वह मुगलों के अधीन रहने में संतुष्ट रहता। एक ही झटके में उसने बंगाल, बिहार के साथ जौनपुर को भी अपनी स्वतंत्र राज सत्ता में मिला लिया और अब वह मुगल बादशाह से बराबरी का दावा कर सकता था। बंगाल और बिहार के राजा शेरशाह। इस चौसा की महान विजय के बाद अफगान सरदारों की एक सभा में फतेहनामा लिखने का प्रस्ताव रखा गया। शेर खान ने बड़ी चतुराई से विचार प्रकट किया कि फतेहनामा तो किसी राजा के नाम से लिखे जाते हैं, अतः मनसादे अली ईसा खान ने शेर खां को राजा की उपाधि धारण करने का प्रस्ताव रखा। आजम हुमायूं सरवानी व बिपिन लोदी ने इसका समर्थन किया। फलस्वरूप शेर खां ने ज्योतिषों की कोई शुभ घड़ी निश्चित करने की आज्ञा दी। राज्याभिषेक साधारण था। शेरशाह सिंहासन पर विराजमान हुआ। एक शाही छत्र उसके ऊपर रखा गया। उसने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के ढलवाए व खुतबा पढ़वाया। फतेहनामा लिखे गए और राज्य के विभिन्न भागों में भेज दिए गए।
शेरशाह ने एक फौज गौड़ भेजी ताकि वहाँ के मुगल गवर्नर को भगाकर गौड़ पर कब्जा किया जा सके। अब संपूर्ण बंगाल शेरशाह के आधिपत्य में आ गया। शेरशाह ने मालवा गुजरात के शासकों के पास संदेश भेजे कि कोई हुमायूं को शरण नहीं देगा, यदि वे उस पर आक्रमण करेंगे तो मैं मदद करूंगा। शेरशाह ने अपने लड़के कुतुब खां को मांडू में कादिर शाह के पास इस उद्देश्य से भेजा कि वह पीछे की ओर से हुमायूं पर हमला करे। जब हुमायूं को इस बात का पता लगा तो उसने अस्करी और हिंदाल को कुतुब खां के विरुद्ध भेजा। कादिर शाह ने कुतुब खां से मिलने का कोई प्रयत्न नहीं किया। कुतुब खां मुगल फौजों द्वारा पराजित होकर मार डाला गया। अस्करी और हिंदाल हुमायूं के पास वापस आए। अब हुमायूं कन्नौज जीतने के लिए रवाना हुआ। 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं के मध्य कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई हुई, जिसमें शेरशाह विजय हुआ। हुमायूं आगरा से लाहौर और लाहौर से सिंध भाग गया। अब शेरशाह दिल्ली गया और शासन प्रबंध संभाला। अब शेरशाह हिंदुस्तान का बादशाह था। हुमायूं लाहौर पहुंचा तब अफगान ख्वास खां उसका पीछा करते हुए सुल्तानपुर आ गए। शेरशाह भी वहां पहुंच गया। वर्षा से 3 महीने नष्ट हो चुके थे। हुमायूं अब सिंध की ओर गया। कामरान भी पंजाब से काबुल चला गया। जिस समय हुमायूं ने हिंदुस्तान की सीमा छोड़ी, ख्वास खां ने भी उसका पीछा करना छोड़ दिया और झेलम नदी के पश्चिमी किनारे पर रुक गया। शेरशाह सरहिंद से चिनाव पार खुशाब आया। यहाँ से उसने ख्वास खां को हुमायूं का पीछा करने भेजा। ख्वास खां ने पश्चिम में पंच नदी तक हुमायूं का पीछा किया और उसे खदेड़ दिया। इसके बाद शेरशाह के पास खुशाब लौट गया। शेरशाह ने सिंध में और गख्खर प्रदेश को जीता, लेकिन वह पूरा न जीत सका। विशेषकर राय सारंग खक्खर ने उसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शेरशाह ने देश की उत्तरी पश्चिमी सीमा की रक्षा के लिए झेलम के पहाड़ों में एक किला बनवाया और उसका नाम बिहार के विशाल दुर्ग रोहतासगढ़ के नाम पर रोहतास रख दिया। हैबत खान नियाजी व ख्वास खां के नेतृत्व में वहाँ 50,000 अफगान सैनिकों की फौज रखी। कांची नामक चक के समर्थन से उसने कश्मीर से मिर्जा हैदर को हटाना चाहा, पर सफल न हो सका। इस समय बंगाल के गवर्नर खिज्र खां के विद्रोह की सूचना पाकर वह 1541 में बंगाल की ओर चल दिया। 1541 में उसने बंगाल के विद्रोह को दबाया और बंगाल में उसने नया शासन स्थापित किया। बंगाल के जो गवर्नर था खिज्र खां, उसने बंगाल के पूर्व स्वर्गीय सुल्तान गयासुद्दीन महमूद की पुत्री से विवाह करके स्वतंत्र शासक की भांति जब शासन किया तो शेरशाह ने यहाँ इसको जीता और खिज्र खां को बंदी बना लिया। अब शेर खां ने यहाँ बंगाल में नया शासन स्थापित किया। उसने बंगाल प्रांत को कई सरकारों जिलों में बांटा। प्रत्येक सरकार में एक शिकदार की नियुक्ति की, जिसके पास एक छोटा सा सैन्य दल था। सब जिलों का शासन प्रबंध देखने के लिए उसने काजी फजीलत नामक एक व्यक्ति को नियुक्त किया। 1542 में शेरशाह ने मालवा की विजय की और रणथंभौर को उज्जैन से आगरा लौटते समय शेर खां ने रणथंभौर होकर गुजरा और वहाँ के दुर्ग अधिकारी ने शेरशाह की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब 1 वर्ष तक शेरशाह आगरा रहा और वहाँ शासन प्रबंध स्थापित किया। 1543 में उसने रायसीन के राजा पूरणमल को धोखे से पराजित किया। यह धोखा शेर खां के चरित्र पर एक धप्पा कहा जा सकता है, क्योंकि
पूर्णमल काफ़ी वीरता से लड़ा और उसने पूर्णमल के साथ विश्वासघात किया था। मुल्तान और सिंध का अफगान राज्य को उसने मिला लिया। 1543 में सौमिल का युद्ध हुआ। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राजस्थान में मारवाड़ प्रथम स्थान पर था और मालदेव यहाँ का राजा था। उसने जोधपुर, सोजत, नागौर, अजमेर, मेरठ, जैतारण, बिलाड़ा, भद्रजस, मल्लानी, सिवाना, डीडवाना, पंचभद्रा, बाली, जालौर, टोंक, टोडा, मलपुर, झज्जर आदि पर अधिकार कर रखा था। उसने 1541 में हुमायूं के पास निमंत्रण भेजा था, लेकिन हुमायूं 13 महीने देरी से जोधपुर के पास आया, जब तक उत्तर भारत के अधिकांश भाग शेरखां के अधिकार में आ चुके थे। अब शेरशाह ने मालदेव को लिखा कि वह हुमायूं को आश्रय नहीं दे, बल्कि उसे गिरफ्तार करके मेरे हाथों में सौंप दे। मालदेव बड़ी दुविधा में फंस गया और हुमायूं मालदेव के पास नहीं आया और वह वापस चला गया सिंध की ओर। अब शेरखां और मालदेव की जो सेना थी यह आमने सामने आई और शेरखां ने मेरठा में पड़ाव डाला। दोनों की सेना एक दूसरे का सामना किए जैतरण के पास सुमेल नामक गांव में 1 महीने तक पड़ी रही। शेरशाह को रसद व घोड़े की दाना पानी की बड़ी कठिनाई आई। ऐसी विकट परिस्थिति में उसने एक जाली पत्र बनाया जिसमें उसके साथी सरदारों के नाम लिखे और वह मालदेव को गिरफ्तार कर शेरशाह को सौंप देंगे, ऐसे जाली पत्र बनाए और इन पत्रों को खरीता में बंद करके मालदेव के खेमे में डलवा दिया और ऐसे गिरवाया कि वह संयोग से गिर गए हों। मालदेव ने जब इन खतों को देखा तो वह अपने सरदारों पर शंका करके जोधपुर वापस चला गया, लेकिन जैता व कूपा जो 2 मालदेव के सरदार थे, उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए 12,000 सैनिकों के साथ शेरशाह की सेना पर टूट पड़े और मारते काटते शत्रु सेना के बीचों बीच पहुंच गए। उनका एक एक आदमी लड़ते हुए मारा गया। ये राठौड़ सरदार इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए वह हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मालदेव वहाँ से जोधपुर और फिर सिवाना चला गया। शेरशाह ने अजमेर से आबू तक का प्रदेश अपने अधिकार में ले लिया। मेवाड़ के अल्पवयस्क शिशु राजकुमार उदय सिंह इस समय थे, जिन्हें समाप्त करने की योजना बनबीर नामक व्यक्ति बना रहा था, लेकिन उदय सिंह अपनी ढाई पन्ना की सहायता से बच निकले। 1542 में उनका राज्यरण हुआ था और राज्य में अराजकता फैल गई। शेरशाह से सामना न करने की स्थिति में उदय सिंह की ओर से दरबारियों ने चित्तौड़ की चाबी शेरशाह को सौंप दी। शेरशाह ने ख्वास खां के भाई शम्स खां को चित्तौड़ का उत्तरदायित्व सौंपा और उसके बाद जहाजपुर, रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर राजस्थान का अधिकांश भाग शेरशाह के आधिपत्य में आ गया था। अब हम देखें कि शेरशाह की मृत्यु कैसे हुई। रीवा का राजा वीरभान बघेल ने शेरशाह के दरबार में शरण नहीं लेकर कालिंजर के राजा कीरत सिंह के यहाँ पर शरण ली और शेरशाह के कहने पर कीरत सिंह ने वीरभान को नहीं सौंपा। नवंबर 1540 में शेरशाह ने कालिंजर घेरा 1 वर्ष तक पड़ा रहा और दुर्ग की दीवारों को गोला बारूद से उड़ाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। अब गोलाबारी करने के लिए बुर्ज बनाए गए और आक्रमण करने के बचाव के लिए साबत जो ढकी हुई नालियां वो बनाई गई। बुर्ज इतना ऊंचा था कि दुर्ग के अंदर का भीतरी भाग स्पष्ट दिख रहा था। 22 मई 1545 को शेरशाह ने आक्रमण की आज्ञा दी और स्वयं ब्रिज पर चढ़ गया। अपने आदमियों को बारूद के पतीले लाने की आज्ञा दी जिन्हें दुर्ग के अंदर फेंका जाए।
इन पतीलों को जब फेंका गया तो एक पतीला नगर के द्वार से टकराकर फट गया और लौटकर गोला बारूद की ढेरी में जो शेरशाह के खड़े होने के स्थान पर थी आकर गिर गया, जिससे भयंकर विस्फोट हुआ और शेरशाह बुरी तरह जल गया। लेकिन उसने अपना आदमियों को युद्ध जारी रखने की आज्ञा दी। आक्रमण सफल हुआ और कालिंजर का दुर्ग अफगानों के अधिकार में आ गया। दुर्ग रक्षकों के कत्लेआम की आज्ञा दी गई। जब शेरशाह को दुर्ग पर अधिकार करने का समाचार मिला तो प्रसन्नता और संतोष के चिन्ह उसके चेहरे पर प्रकट होने लगे। इसके तुरंत बाद ही 22 मई 1545 में उसकी मृत्यु हो गई। उसने कहा कि मुझे अफसोस है कि शक्ति मेरे हाथ में उस समय आई जब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। तो ये शेरशाह सूरी था जिसने फरीद के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की और शेर खां से शेरशाह बना, हिंदुस्तान का बादशाह बना। उसने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन शीघ्र ही उसकी मृत्यु अकस्मात हुई, जिससे उसका साम्राज्य दीर्घायु प्राप्त नहीं कर सका। धन्यवाद।